हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की अगली वीडियो है। हमने इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को और रिट्स को पढ़ा है। तो अब हम डीपीएसपी की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, डीपीएसपी का जिक्र हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक मिलता है। इसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर्स कहा है, क्योंकि देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को दिखाता है, हमारे संविधान निर्माताओं के पब्लिक वेलफेयर के लिए उठाए गए स्टेप्स को दिखाता है। ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। देखिए, कई बार एग्जाम्स में ये टर्म डायरेक्टली आ जाते हैं कि डीपीएसपी को ऐसा किसने कहा है, या फिर प्रियम्बल को कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये एफर्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो पसंद आने पे डू लाइक एंड शेयर इट। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फीचर्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब ही है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बना रही हो या लॉज को इनैक्ट कर रही हो तो वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे। आप इसे बेसिकली स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। तो चलते हैं आर्टिकल 36 पे। आर्टिकल 36 में एक बार फिर से स्टेट को डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टेट के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इफ़ यू वांट टू नो इट, डू रेफर टू दोज वीडियोस। आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है। मतलब बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं। तो ये डीपीएसपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से इंस्पायर्ड है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो ब्रिटिश के द्वारा गवर्नर जनरल्स या गवर्नर के लिए था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ को ध्यान में रखता है, मतलब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। साथ ही साथ ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें रूल्स पब्लिक गुड के लिए बनाए जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब उनके वायोलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सरकार इनको इन्फोर्स करने के लिए बाधित नहीं है, ऐसा आर्टिकल 37 में कहा गया है। लेकिन हाँ, कोर्ट्स किसी भी कानून में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखने के लिए डीपीएसपी की मदद ले सकती है। अब देखिए, डीपीएसपी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हालांकि ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसके नेचर को समझने के लिए हम इसे ऐसे पढ़ते हैं। तो पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को दिखाता है, ताकि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का निर्माण हो सके, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। गांधीयन प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, और हमने नेशनल मूवमेंट्स में तो गांधीयन आइडियोलॉजी को अच्छे से देखा ही है। तो गांधी जी ने हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया है, और उनके इन्हीं आइडियाज़ को डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, ग्राम पंचायत या सेल्फ गवर्नेंस के आइडियाज़। खैर, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आगे है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को दिखाता है, ताकि देश का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, मतलब सर्वांगीण विकास हो सके। तो पहले हम आर्टिकल वाइज पढ़ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये आर्टिकल्स किस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो आपको तो अब पता ही है कि आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट को दिया गया है, एंड आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं है। अब चलते हैं आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करता है, पर वो कैसे? तो यहाँ जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ताकि समाज में जो भी इनकम के बेसिस पे या स्टेटस के बेसिस पे या फैसिलिटीज़ के बेसिस पर जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो सके। आर्टिकल 39 में बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब चाहे वो महिला हो या पुरुष, उन्हें सेम काम के लिए सेम पेमेंट्स दी जाएगी। जो भी रिसोर्सेज होंगे समाज में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। पर अगेन, क्योंकि ये डीपीएसपी है तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये स्टेट्स को रिकमेंडेशन है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जब डीपीएसपी में इतनी सारी पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है तो ये इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी,
फंड्स की कमी थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नए नए बने हुए इंडियन स्टेट्स पर बर्डन नहीं डालना चाहते थे, साथ ही साथ इंडिया की वास्ट डाइवर्सिटी और पिछड़ापन भी रास्ते में आ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन प्रिंसिपल्स को डीपीएसपी में डाल दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वेलफेयर स्टेट का आइडियोलॉजी हमेशा फॉलो होते रहे, और जैसे जैसे स्टेट्स के पास रिसोर्सेज आते रहेंगे वैसे वैसे वो डीपीएसपी को अपनाते रहेंगे। उस समय बीएन राव, जो हमारे संविधान सभा के एडवाइज़र थे, उन्होंने राइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल, जिसमें जस्टिसिएबल राइट्स थे फंडामेंटल राइट्स और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स थे डीपीएसपी। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीपीएसपी क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात ज़रूर मेंशन करी थी कि एक गवर्नमेंट जो लोगों के वोट के थ्रू आई है वो अपने पॉलिसीज़ को बनाते वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो इनको ध्यान में रखेंगे ही। तो कमिंग बैक टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की बात करता है, साथ ही साथ लोगों को फ्री लीगल एड देने की भी बात करता है। मतलब अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मॉरल बिहेवियर है कि वो आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है और कहा गया है कि उन्हें सारे ज़रूरी पावर्स मिलने चाहिए जिससे वो सही से काम कर पाएँ। फिर बाद में इसी को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में इन्फोर्स कर दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिसोर्सेज के आने के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इस तरह से लॉज में या प्रोविजंस के रूप में इंक्लूड किया जाता है। तो मूविंग टू नेक्स्ट, आर्टिकल 41। इस आर्टिकल में राइट टू वर्क की बात की गई है। वृद्धावस्था में या बीमारी में या दिव्यांगता में सरकार की तरफ से असिस्टेंस की बात कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में मानवीय स्थिति में काम करने की बात कही गई है ताकि किसी का भी शोषण ना हो। मैटरनिटी रिलीफ मतलब प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को राहत देने की बात कही गई है ताकि उस टाइम उन्हें लीगल छुट्टी मिल सके, साथ ही साथ उस छुट्टी के लिए उन्हें पेमेंट जरूर मिले। आर्टिकल 43 की बात करेंगे तो इसमें लिविंग वेज की चर्चा है। मतलब किसी भी काम की वेजेस सैलरी इस तरह से हो कि वर्कर्स एक डिसेंट लाइफ जी सके, उनका अपग्रेडेशन हो सके। साथ ही 43A में इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स के भाग लेने की बात है और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट की बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। ये तो अभी आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है क्योंकि करंट रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में अप्लाई करने की बात मेंशन्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश के नागरिक, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उनके लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि सबके लिए सेम होंगे, चाहे वो मैरिज के सेट ऑफ रूल्स हो या डाइवोर्स के हो या अडॉप्शन के हो या प्रॉपर्टी राइट्स के हो। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप एक बार फिर से देख सकते हो कि डीपीएसपी को मेन स्ट्रीम एक्ट्स में लाने की कैसे बात हो रही है। तो आगे चलते हैं आर्टिकल 45 पे। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार असिस्ट करेगी और 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी भी स्टेट की ही होगी। अब आप सोच के देखिए उस समय ये अकेला आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट पे कितना बर्डन हो सकता था, लेकिन जब अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो गई हैं तब 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया और अब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बेसिक एजुकेशन कंपलसरी है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 46 पे। आर्टिकल 46 शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की बात करता है ताकि समाज में उनका शोषण ना हो। बेसिकली ये SC, STs और अदर वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 47 जहरीले नशीले आइटम्स जो कि लोगों के हेल्थ को बैडली इम्पैक्ट करते हैं उस पर रोक लगाने की बात करता है। आर्टिकल 48 दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक लगाता है और इनकी प्रजातियों को इम्प्रूव करने की बात करता है। इसी का सब पार्ट आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 49 पे चलेंगे तो वो कहता है कि जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, जगह हैं, स्टेट को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट, आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन ना बने और स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे।
आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने को कहता है ताकि नेशंस के बीच एक हेल्दी रिलेशन बनी रहे। और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनका सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू किया जाए। ये थे आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स। अब आप खुद इन आर्टिकल्स को सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 38 जो पब्लिक वेलफेयर की बात करता है वो सोशलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। उसी तरह आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत की बात करता है वो गांधीयन प्रिंसिपल को दिखाता है, क्योंकि गांधी जी ग्राम पंचायत के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उसी तरह जब आर्टिकल 44 को देखोगे तो वो यूसीसी की बात करता है, डेट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वहाँ लिबरल थॉट्स नज़र आते हैं, मतलब उदारवादी विचार दिखते हैं। तो ऐसे ही जब आप आर्टिकल्स को देखेंगे और उन्हें समझेंगे तो आप उसे कैटेगराइज कर पाएंगे। ये इन आर्टिकल्स के क्लासिफिकेशन की चार्ट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ पढ़ देने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसे समझना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। इफ़ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।